हेलो गाइस, वेलकम टू बनम यूपीएससी। आज हम अपनी यूपीपीसीएस और आरआरओ की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नई प्रैक्टिस क्विज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिलिस्तीन की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 है लेबनान, स्टेटमेंट 2 है सीरिया और स्टेटमेंट 3 है जॉर्डन, स्टेटमेंट 4 है इजराइल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चयन करना। तो देखिए, फ़िलिस्तीन के जो है दो पार्ट्स हैं, एक है वेस्ट बैंक और एक है गाज़ा पट्टी। तो ये जो वेस्ट बैंक है ये जॉर्डन के साथ सीमा लगाता है और जो गाज़ा वाला एरिया है, गाज़ा पट्टी वाला, वो किसके साथ लगाता है? इजराइल के और नीचे मिस्र के साथ। तो ये कह रहा है कि फ़िलिस्तीन की सीमा किस किस के साथ है, तो फ़िलिस्तीन की सीमा किसकी है? जॉर्डन और इजराइल। तो इसका 3 और 4, तो थर्ड वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए मैंने मैप भी लगाया है। ये जो है वो इसका फ़िलिस्तीन का वेस्ट बैंक वाला इलाका है जो जॉर्डन के साथ सीमा लगा रहा है और इजराइल के साथ, ठीक है। और ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ये क्या है? ये मिस्र के साथ सीमा लगा रहा है और इजराइल के साथ, और इधर भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चयन करना। ऑप्शन ए है इससे छोटा नागपुर क्षेत्र में जिम्मेदारी प्रथा की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी है इसने 1908 के छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम में योगदान दिया जिसके तहत आदिवासियों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी है इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान झारखंड में एक अलग आदिवासी राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन डी है इससे मुंडा समुदाय में अंग्रेजीकरण और पश्चिमी शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। तो देखिए, मुंडा विद्रोह जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1908 में, ठीक है। छोटा नागपुर वाला इलाका है उसमें स्टार्ट हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा। और यह जो था वो किराएदारी अधिनियम में योगदान के तहत आदिवासियों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे, इसके खिलाफ था ये, ठीक है। और उन्होंने क्या करा था? बिरसा मुंडा ने क्या करा था? इन्होंने स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के शोषण और भेदभाव से के विरुद्ध उलगुलान एक आंदोलन था। उलगुलान आंदोलन ये प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन आया भी है, उलगुलान आंदोलन किसका संबंध किस विद्रोह से है? था वो किससे था? मुंडा विद्रोह से था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है परंपरा के अनुसार विधानसभा में राज्यपाल द्वारा दिया गया अभिभाषण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होना चाहिए। स्टेटमेंट सेकंड है किसी भी विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना। तो देखिए, संविधान में तो एक वर्णन है नहीं इस चीज़ का, पर परंपरा के अनुसार क्या है? विधानसभा में राज्यपाल द्वारा दिया गया अभिभाषण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होना चाहिए। यह ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। किसी भी विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अनिवार्य होती है? नहीं। किसी भी क्या है? नहीं। जो निजी बिल होता है कोई भी, तो उसमें क्या है? मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अनिवार्य वो जरूरी नहीं है, कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो इसका कौन सा होगा सही? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क SGRBA
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जो है पुनर्खरीद लेन देन के लिए पात्र होंगे। स्टेटमेंट सेकंड है परमाणु ऊर्जा उत्पादन और 25 मेगावाट से छोटे जल विद्युत संयंत्रों को इसके फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है। स्टेटमेंट थर्ड है ग्रीन बॉन्ड जारी करने के से प्राप्त आय जो है वो भारत के सार्वजनिक खाते में जमा की जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन का चयन करना। तो देखिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं वो क्या पुनर्खरीद लेन देन के लिए पात्र होंगे, ये राइट है। और इसमें क्या है कुछ चीज़ों को बाहर रखा गया है इससे, जैसे कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजनाएं, शराब, हथियार और तंबाकू, ये क्या है, और गेमिंग। और एक है पाम ऑयल, पाम जो तेल है उद्योग, वो भी उसको भी अलग। और 25 जो मेगावाट से बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है उनसे बाहर रखा गया है, उन्हें बाहर रखा गया है इनसे। तो ये वाला तो रॉन्ग होगा क्योंकि परमाणु ऊर्जा को बाहर रखा गया है। और थर्ड वाला ग्रीन बॉन्ड जारी करने के से प्राप्त आय जो है वो भारत के सार्वजनिक खाते में जमा की जाएगी। नहीं, भारत के सार्वजनिक खाते में जमा नहीं की जाएगी, ये किसी में संचित निधि में, भारत के संचित निधि में जमा की जाएगी। तो ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में दलवाय और रायसम पद संदर्भित करते हैं। ऑप्शन ए है करों के प्रकार को, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय प्रशासनिक प्रभावों को, ऑप्शन सी है भूमि अनुदान के प्रकारों को, ऑप्शन डी है निचले पदक्रम के अधिकारियों को। तो देखिए दलवाय और रायसमन जो है था ये क्या है, किसको संदर्भित करते हैं, ये निचले पदक्रम के अधिकारियों को, जो उच्च पदक्रम के अधिकारी थे उनको सहायता करने के लिए इनको नियुक्ति की गई थी इनकी। तो ये निचले पदक्रम के अधिकारियों से संबंधित है। दलवाई क्या होता था, ये इसे क्या कहते थे, ये कमांडर होता था। कौन होता था, कमांडर। और रायसम कौन होता था, ये सचिव होता था। ठीक है। और कुछ वो थे, एक जो महत्वपूर्ण पद है, एक है बासल, ये महल का रक्षक होता था। ठीक है। और एक था कार्यकर्ता, जिसे कार्यकर्ता कहते थे, कार्यकर्ता। जिसे क्या कहते हैं, कार्यकारी प्रतिनिधि। ठीक है। ध पे इधर की मदद चढ़ेगी छोटी की। एक होता था अदपम, अदपम। ठीक है। ये क्या था, ये निजी परिचायक था। राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, पेन ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो आगे वाली जो क्लासें आएंगी कुछ दिनों बाद ये पेन को ठीक करने की कोशिश करूँगा मैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी अंतर्वाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित परिदृश्य पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन, ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड है घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक का कमज़ोर होना, प्रतिस्पर्धात्मक का कमज़ोर होना। ठीक है। और स्टेटमेंट थर्ड है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। उपयुक्त कथनों में से कितने पूंजी अंतर्वाह के संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो देखिए पूंजी अंतर्वाह क्या होता है, किसी देश में क्या है, विदेशी जो पूंजी है वो जब देश में आती है, किसी देश में आने वाली पूंजी, तो उसको संदर्भित करता है। जैसे कि
विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, या विदेशी निवेश में आने वाली पूंजी। तो इससे क्या होगा कि देखिए घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन फर्स्ट वाले में दे रखा है। तो जब क्या है, जब पूंजी अंतर्वाह में वृद्धि होगी तो क्या है, घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी, ठीक है, तो मुद्रा का अधिमूल्यन होगा। तो स्टेटमेंट राइट है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक का कमज़ोर होना। तो जब घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, निर्यात महंगा हो जाएगा, आयात सस्ता हो जाएगा। तो इसका तो घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक का कमज़ोर हो जाएगी। तो ये भी राइट है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ये विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, तो इससे इसका तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्या है, जब विदेशी निवेश हो रहा है तो मुद्रा भंडार में कमी कैसे होगी, ज़्यादा ही होगी। तो ये वाला रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट और सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। स्टेटमेंट सेकंड है, राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश, ये देखिए यहाँ रॉन्ग है, ठीक है, ये पद से नहीं है कि राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब संसद द्वारा उसके समक्ष उसी सत्र में ऐसी पदमुक्ति के लिए समावेदन प्रस्तुत किया गया हो। स्टेटमेंट थर्ड है, ऐसा समावेदन संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो देखिए उच्च न्यायालय को जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, तो पहला वाला सही है। और राष्ट्रपति को पद से हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब संसद उसका अनुमोदन करे, ये भी राइट है। और संसद उसी सत्र में विशेष बहुमत से वो भी समर्थित होना चाहिए, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके तीनों ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुवीय भंवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह पृथ्वी के ध्रुवों के निकट घटित होने वाला उच्च वायु दाब और ठंडी वायु का एक वृहद क्षेत्र है। स्टेटमेंट सेकंड है, यह प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में घटित होता है और ग्रीष्म ऋतु में अनुपस्थित हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, सही वाला का चयन करना। तो देखिए ध्रुवीय भंवर क्या है, ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में वृहद क्षेत्र पर घटित होने वाली निम्न वायुदाब प्रणाली है, ठीक है, क्या है, निम्न वायुदाब प्रणाली है, न कि उच्च। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि उच्च दाब वायु पर, ठीक है। अब यह प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में घटित नहीं, ये क्या है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दोनों में घटित होता है, पर क्या है, शीत ऋतु में थोड़ा सा मजबूत हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में कमज़ोर हो जाती है, न कि अनुपस्थित। तो ये वाला भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके न तो एक और न दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, B2X संचार पद का प्रयोग प्राय किसके संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑटोमोबाइल ड्राइविंग, ऑप्शन बी है जीन वंशागति और पारगमन, सी है प्लेनेट इंटरेक्शन, और डी है पौधों के बीच संचार। तो जो B2X संचार का मतलब वो पद है वो प्राय किससे संबंधित है, ऑटोमोबाइल ड्राइविंग से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है, किसी वाहन और उसके आसपास के मौजूद जो विभिन्न आगे इकाई हैं उनके बीच होने वाला संचार को B2X संचार कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए ऑटोमोबाइल ड्राइविंग से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एडवांसिंग नेट जीरो स्टेटस रिपोर्ट जारी की गई है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा, ऑप्शन बी है वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा, ऑप्शन डी है क्लाइमेट अलायंस द्वारा। तो एडवांसिंग नेट जीरो स्टेटस रिपोर्ट हर साल किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है,
वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 10 ही है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।